Am I audible? Good evening, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. ठीक है, ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ज्वाइन कर चुके हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीपीटी विजिबल है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। कल स्टार्ट किया था हमने एजुकेशनल सिस्टम, आज उसका फाइनल पार्ट है, पार्ट टू। तीन टॉपिक्स हम कल कवर कर चुके थे और आज के चार टॉपिक्स आपके जो रिमेनिंग है सब टॉपिक्स, वो हम आज की क्लास में कवर कर देंगे। चार टॉपिक्स आपके यही है। प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद कम्युनिटी और स्टेट इंटरवेंशन का क्या रोल रहता है एजुकेशन में, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, किस तरीके से जो एजुकेशन है वो सोशल कंट्रोल भी करता है और सोशल चेंज में भी हेल्प करता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट जो हमारा एक सब टॉपिक है, दैट इज एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इनके बीच का क्या लिंक है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ये जो हमारे चार सब टॉपिक्स हैं ये आज की क्लास में पूरे करेंगे। इनको एक एक करके डील करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका सब टॉपिक है इसके अंडर आज का, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है? यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या है इसमें? Universalization means mass education, giving everyone equal opportunity to get primary education. एब्सोल्युटली। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि सभी को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनको सब तक प्राइमरी एजुकेशन पहुंचे, ये हम इस टॉपिक में डील कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन में ही हमारा ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मींस ensuring universal access, enrollment and meaningful learning for children। सेकेंड, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है हमारा, उसके बारे में बात की है। अगर आप SDG 4 को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें नॉट ओनली एजुकेशन बट उन्होंने मेंशन किया क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। ठीक है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि एक यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, एजुकेशन फॉर ऑल। ये एक इनिशिएटिव है विच ऑल्सो डील्स विद योर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है जी। बाकी जो हमने इससे रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे थर्ड है यहाँ पे, थर्ड पॉइंटर देखिए, एजुकेशन ट्रांसमिट्स कलेक्टिव कंसाइंस, डरखाइम का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कल भी स्टडी किया था कि किस तरीके से एजुकेशन हमको हेल्प करता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनको पास ऑन करने में। है ना, कलेक्टिव कंसाइंस बनेगी, एक कलेक्टिव सोसाइटी बनेगी फ्यूचर में। और वो जो कलेक्टिव सोसाइटी है, वो जो सेम धारणा वाली सोसाइटी है, वो किस तरीके से बनेगी, जब हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज सब हम लोग सेम तरीके से पास ऑन करेंगे। सो ये एजुकेशन उसका भी काम करता है अकॉर्डिंग टू डरखाइम। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्सन्स। पार्सन्स का कॉन्सेप्ट भी हमने कल डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने इसको पॉइंटर्स पे रखा है कि स्कूल किस तरीके से एक ब्रिज के तरीके से एक्ट करता है फैमिली और सोसाइटी के बीच में। क्योंकि एक बच्चा है, जब वो फैमिली में पैदा होता है और जब वो एक लार्जर सोसाइटी से मिलता है, वो किसके थ्रू मिलता है? वो एक स्कूल, एक एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू लार्जर सोसाइटी को जान पाता है। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि स्कूल एक्ट्स एज अ ब्रिज फ्रॉम फैमिली टू सोसाइटी। बॉर्ड्यू का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये सारे वो कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन रिप्रोड्यूसेस क्लास हायरार्की थ्रू कल्चरल कैपिटल एंड हैबिटस। ये जो दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, कल्चरल कैपिटल एंड हैबिटस, ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किए थे। कल्चरल कैपिटल से हमारा मतलब क्या था, वो जो हमने तीन तरीके के उसके अंडर सब कैपिटल डिस्कस किए थे। इन शॉर्ट यहाँ पे बात क्या है कि जिसके पास कल्चरल कैपिटल होगा, जिसके पास मटेरियल एक्सेस है, जिसके पास फैमिली की तरफ से एक्सेस है, या जिसके पास क्रेडेंशियल्स है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, और जिसके पास नहीं है, उनके बीच में क्या होगा, एक हायरार्की बन जाएगी, एक क्लास हायरार्की बन जाएगी। और हैबिटस का भी कॉन्सेप्ट वही था। हैबिटस क्या होता है कि जो मेरी इनग्रेन्ड हैबिट्स हैं, इनग्रेन्ड मेरा सोचने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग है, वो कहाँ से आता है? वो मेरी फैमिली की, मेरे सोशलाइजेशन के थ्रू मुझे आता है।
ठीक है, तो एजुकेशन की वजह से क्या होगा, एजुकेशन भी क्लास हायरार्की को प्रमोट करने में हेल्प करती है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी ये लैपटॉप नहीं हो, या आपके पास भी आपका सिस्टम नहीं हो, लैपटॉप नहीं हो, और वहीं पे अगर कोई ऐसा है जिसके पास ये सिस्टम है, तो वो क्या हो जाएगा, एक हमको यहाँ पे एक लैग देखने को मिल जाएगा, है ना। कल्चरल कैपिटल का एग्जांपल समझा रही हूँ मैं, कि अगर किसी के पास सिस्टम है और किसी के पास सिस्टम नहीं है, तो वो उन दोनों में एक लैग बन जाएगा, बिकॉज जिसके पास सिस्टम है वो उस एजुकेशन को, यानी ये जो अभी करंट एजुकेशन चल रही है, इसको वो एक्सेस कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, किसी के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो इस टाइम पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये बॉर्ड्यू का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से क्लास हायरार्की बन जाती है। और फिर हमने डिस्कस किया था कल आरके मर्टन का कॉन्सेप्ट, जो दो फंक्शंस की बात करते हैं, वो एक मैनिफेस्ट फंक्शंस है, एक लेटेंट फंक्शन है। तो एजुकेशन का जो मैनिफेस्ट फंक्शन है वो तो हम सब जानते हैं कि नॉलेज को ट्रांसमिट करना है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है। पर वहीं पे जो लेटेंट फंक्शन हो जाता है, यानी जो इनडायरेक्ट फंक्शन हो जाता है, जो हमने डायरेक्टली हमारा फंक्शन नहीं था, बट वो इनडायरेक्टली वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जैसे मिलते हैं लोगों से, सोशल नेटवर्किंग हो जाती है, एक स्कूल जा रहे हो, एक डिसिप्लिन बन जाता है ना। और वहीं पे साथ में लिखा है समटाइम्स द अनइंटेंडेड रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो। ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे आपको पता है, जैसे हम बुक्स का एग्जांपल लेते हैं, कुछ फैमिली दिखाया हुआ है उसमें, तो वो किस तरीके से जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी दिखाई है, वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ हो जाता है, कि जिसपे क्या हो जाता है कि हम रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी को भी एजुकेशन सिस्टम कई बार प्रमोट कर देता है, रिप्रोड्यूस कर देता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो हम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन समझे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में क्या बात है, हमारा यूनेस्को से डील करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, फ्यू पॉइंटर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ डाउट है फर्स्ट स्लाइड में, या कुछ आप व्यू पॉइंट देना चाहेंगे अपना एडिशनली? आगे बढ़े। जी मैम। हाँ। हाँ, तो अभी ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है एजुकेशन को, मैं जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, एजुकेशनल सिस्टम आपका पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। तो पेपर 1 में कोशिश रहेगी इंडियन के साथ साथ ग्लोबल सिनेरियो पे भी फोकस करें। नहीं तो हम जो हमारा पेपर 2 है उसमें तो हम इंडियन एस्पेक्ट में डिटेल में फोकस करेंगे ही। तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है, देखो, अवर टॉपिक इज डीलिंग विद प्राइमरी एजुकेशन। सो जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इज एक्सपेंडिंग वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में भी देखें तो प्राइमरी एनरोलमेंट एक्सपैंड कर रहा है। फिर भी क्या हो जाता है, सेकेंड पॉइंटर में है, कई बार एक्सक्लूजन रह जाती है। आप मुझे बता सकते हैं किस किस एरिया में या किस किस एस्पेक्ट में आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी एनरोलमेंट है वो एक्सपैंड तो कर रहा है पर फिर भी एक एक्सक्लूजन रह जाती है? क्या समझ पा रहे हैं इससे? मैम जैसे कि मैम ट्राइबल बेल्ट हाँ जी, बिल्कुल। କୁହନ୍ତୁ मैडम। हाँ हाँ मैम, ट्राइबल एरियाज जो रिमोट एरियाज हो सकता है जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यूज होता है, तो हाँ। जेंडर के बेसिस में देख सकते हैं कि लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ता है, लेकिन फिर सेकेंडरी एजुकेशन के टाइम ड्रॉप आउट भी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपने अभी बात बोली, ये हमारे लिखी हुई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा 5वां है, उसमें ये बात लिखी है कि प्राइमरी एनरोलमेंट हो जाता है बट सेकेंडरी तक वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस सोशल इश्यूज। हाँ, तो यही एक्सक्लूजन की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ और ऐड करना चाहेंगे? ठीक है। थर्ड हमारे पास ये अभी रिसेंटली जो हमारा एक ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई थी, 2024-25 की रिपोर्ट है ये, उसका एक मुझे आपका डेटा मिला था, वो इसमें मैंने ऐड किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 73% ऑफ चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट रीड बेसिक टेक्स्ट एट द एज ऑफ 10। तो उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात की है इस रिपोर्ट को, चाहो तो कहीं पे मेंशन कर सकते हो कि अभी भी कैसे, मतलब नो डाउट वी आर एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स प्राइमरी एनरोलमेंट वर्ल्ड वाइड, पर अभी भी हमारे पास इस टाइप का सिनेरियो है जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में जहां बात की जा रही है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 73% ऑफ चिल्ड्रन अभी भी जो बेसिक टेक्स्ट है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं एट द एज ऑफ 10। एक तो प्रथम रिपोर्ट हमारे इंडिया स्पेसिफिक, वो भी आप कभी मेंशन कर सकते हो, प्रथम रिपोर्ट भी समहाउ लिटरेसी से डील करती है, वो भी आप उसका डेटा देख लेना। तो अब हम शिफ्ट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टाइप, हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नो डाउट यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है, फिर भी क्या क्या अभी भी करंट चैलेंजेस है जिससे हम जूझ रहे हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं।
पहला देखिए, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैरियर आ जाते हैं, ये सिंपल है सारे समझने में, कि चाइल्ड लेबर का अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उन लोगों के पास अभी जो बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं उनके पास अभी पैसा नहीं है। तो इकोनॉमिक बैरियर की वजह से क्या होता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा उसी से रिलेटेड है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट। स्पेशली अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में देखें तो आपको पता है कि फी कितना हाइक रहता है वहां पे। तो कई बार वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। स्टेट फंडिंग गैप्स रह जाते हैं। स्टेट की तरफ से जितना फंडिंग आना चाहिए कभी नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से आपका एजुकेशन लैग करता है। और वॉर, माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस डिस्टर्ब स्कूलिंग, ये तो है ही है। कई बार जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं ग्लोबल सिनेरियो आजकल क्या चल रहा है। क्या हो जाता है कि वॉर की वजह से, या माइग्रेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, या एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, आपका जो स्कूलिंग का प्रोसेस है वो बीच बीच में डिसरप्ट होता रहता है। वो जिससे काफी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्कूलिंग में, एकेडमिक आउटकम्स में। ठीक है, ये सिंपल है ये वाले पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स। जी मैम। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते। मैडम यहाँ पे एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, उड़ीसा का जो मतलब कंटेम्पररी ये को ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो उड़ीसा गवर्नमेंट 1-2 साल पहले वो रियलाइज किया, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग चले जा रहे हैं जो बेटर हम्म। एजुकेशन के लिए। इसके हम्म। दौरान एक जो कंटेस्ट था, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ेंगे उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो नीट और जेई मेंस में। इसके अच्छा। दौरान प्राइमरी एनरोलमेंट एक्सपांड हो रहा है वर्ल्ड वाइड में। हाँ, तो तो ये हमारा बच स्टेट स्पेसिफिक हो गया। ये हाँ, उसमें आप ऐड कर इसको। सकते हो। जी, इसको आप ऐड कर देंगे हमारा, बिकॉज ये जो आपने पॉइंट बोला ये किसके अंडर आ रहा है, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल सिनेरियो के अंडर आ रहा है। तो आप ये उसका सॉल्यूशन या उसके अंडर आप इसको कोट कर सकते हो। जी दूसरा हमारे पास है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन है या एक्सक्लूजन है उसके अंडर हमारे पास क्या है, वही बात है, क्लास एंड इनकम इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत मैटर करती है। क्लास इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी एजुकेशन हैम्पर कर जाती है। एक पर्टिकुलर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर एक एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, जो मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही है जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं। ठीक है, दलित कम्युनिटीज हैं, या फिर कुछ ऐसी एथनिक कम्युनिटीज हैं कि जहां तक विकास नहीं पहुंचा है, तो वहां पे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी में क्या होता है, अभी एजुकेशन सिस्टम भी इतना वहां पे फ्लरिश नहीं हुआ है। आप कुछ भी रूरल एरियाज का एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। थर्ड हमने वही लिखा है, रूरल अर्बन डिवाइड है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, कई बार वही इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की वजह से, कि हम डिजिटलाइजेशन को तो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, बट अगर जब तक हमारे पास वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, माई कॉलीग शी वर्क्स देयर इन मालकानगिरी, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है, शी हैज हर लैपटॉप, शी हैज हर इंटरनेट सर्विस ऑल्सो, मतलब जो उनका पर्सनल इंटरनेट है, बट वहां पे आपका टावर प्रॉपर नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एक क्या बोलते हैं, हमारे पास एक लैपटॉप के एक्सेस होने के बावजूद भी क्या है कि हम जो चीज करना चाहते हैं, जो एजुकेशन हम आगे एनहांस करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है जी। जी मैम। हम्म। और क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, देखिए मैंने क्या किया है, मुझे जितने भी प्रॉब्लम्स समझ में आए या जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने पढ़े हैं, देखो एक 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 करने से अच्छा है कि उसको थोड़ा सा आप स्ट्रेटिफाई करने की कोशिश करो, थोड़ा पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करो, तो वो जल्दी याद आ जाते हैं। बाकी इट्स अप टू यू ऑल्सो कि अगर आपको कुछ और याद आ रहा है, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो अपने लिए ऐड कर सकते हैं, बट आई बिलीव कि इस तरीके से पॉइंटर्स बनाने से आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड लगता है। मैम, हाँ जी। should we give data to substantiate the points? एब्सोल्युटली यू शुड। मैं डेटा, देखिए डेटा मैंने एक दो यहाँ पे फिलअप किए हैं, बट डेटा पे मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप कुछ रिसेंट डेटा इसमें ऐड करें। जी हाँ, जैसे कुछ भी होगा, आपका अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसके बाद अगर कुछ और एक रिसेंट कोई सर्वे होगा तो आप उसका डेटा को लेके ही इसको लिखिए। क्योंकि ये सारा क्या है, ये हमारे समझने के लिए, यहाँ पे जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं वो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बट इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप अपने आंसर को एक डेटा के साथ सप्लीमेंट कीजिए। जी
जी है मैम। ना। बिकॉज मैं आपके क्वेश्चन पेपर्स भी देख रही थी जो अभी रिसेंटली आए हैं। आप देखेंगे कि कैसे स्टैटिक से इस बार थोड़ा डायनेमिक हो गया है, काफी डायनेमिक हो गया है। जी मैम। तो हमें दोनों अप्रोच से चलना होगा। स्टैटिक का स्टैटिक भी पढ़ना है और डायनेमिक का डायनेमिक भी। इसीलिए जो हम ये डिस्कशन करते हैं, इससे हमारा फायदा क्या होता है डिस्कशन करने से, कि हम एक डायनेमिक अप्रोच में सोच पाते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये वाले जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, कई बार देखिए हमको ऐसा नहीं इस बार ही समझना है कि अगर इस बार डायनेमिक क्वेश्चन आया तो अब डायनेमिक का ही ट्रेंड फॉलो होगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है जहां पे हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीजों से डील कर पाएंगे। इस तरीके से हमें हमारा प्रिपरेशन रखना है, बिकॉज हमारा जो एग्जामिनेशन है इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहती है कि आप डायलॉग का डायलॉग, और डायनेमिक कब आपका डेवलप होता है, जैसे हम कर रहे हैं इस टाइम पे डायलॉग कॉन्वर्सेशन कीजिए, है ना, व्यू पॉइंट्स कीजिए। और आपके पास ऑब्वियसली आपके पास करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो डेटा तो होगा इसमें ऐड ऑन करने के लिए। सो दिस इज फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जी मैम। जी। हाँ, तो तीसरा हमारे पास आ जाता है कल्चरल एंड जेंडर बैरियर, जिसमें पेट्रियार्कल जेंडर रोल्स हैं हमारे, ये एक प्रॉब्लम है। अर्ली मैरिज एंड डोमेस्टिक लेबर बर्डन, ये डायरेक्ट मेंशन है आपके, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर कहीं पे अटेंड कर सकते हो, वही हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यहाँ पे ये डायरेक्ट मेंशन है ये दो चीजें। तीसरा क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज बैरियर्स इन अर्ली एजुकेशन। कई बार क्या होता है, आप ये सोच के देखिए, स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज की या किसी पिछड़े हुए इलाके की बात करते हैं। वहां पे कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, वो स्कूल में जा रहा है, बट वहीं पे अगर उसको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्या होता है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है। बट जब बच्चा आपका स्कूल में जा रहा है तो वो उस भाषा के साथ या उस करिकुलम के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहा है ना। तो क्या हो गया, तो अर्ली एजुकेशन के टाइम से ही प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज दैट स्टूडेंट, दैट चिल्ड्रन इज नॉट एबल टू एसोसिएट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद दैट करिकुलम या विद दैट लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज बैरियर के करके भी काफी प्रॉब्लम आती है हमारी अर्ली एजुकेशन में। इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल नेक्स्ट है कल्चरल एलियनेशन का, कि मैं स्कूल जाके एज अ चाइल्ड मैं एक ऐसा क्यूरिकुलम पढ़ रही हूँ जो मेरे कल्चर के साथ ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, या मैं उसके साथ ज्यादा एसोसिएट नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे क्या फील होगा कि जैसे कल्चर में मैं रह रही हूँ उसके हिसाब से मतलब बहुत ही अलग चीज मुझे पढ़ाई जा रही है, तो मुझे मेरे कल्चरल एलियनेशन फील होगा। ठीक है, कल्चरल एलियनेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो मेरा ऑलरेडी कल्चर है, जहाँ पे मैं आसपास पली बड़ी हूँ, बट जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो इट इज एंटायरली डिफरेंट, सो आई फील एलियनेटेड। एलियनेटेड मतलब रहता है अलग महसूस होना। ठीक जी। है। नेक्स्ट है गर्ल्स अटेंडेंस लिंक टू सेफ्टी सैनिटेशन एंड नॉर्म्स। ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्सनली आई हैव आल्सो फेल्ट, बिकॉज जो मेरा थीसिस है वो जेंडर पे ही मेरा थीसिस है, मैंने एडोलेसेंट गर्ल्स की स्टडी की है। तो वहां पे जब मैंने पूछताछ की, जब मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, इंटरव्यू किया गर्ल स्टूडेंट्स को, तो दिस इज टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई आल्सो फेल्ट द सेम व्हेन गर्ल स्टूडेंट सेड कि हमें सैनिटेशन करके या सेफ्टी करके या जो हमारे घर के नॉर्म्स है उस वजह से हम स्कूल में जाना चाहते तो हैं पर नहीं जा पाते। कई बारी आई हैव फोटोग्राफ्स विद मी, किसी दिन मैं आपको शेयर करूंगी एक दो फोटोग्राफ्स। आप वहाँ के स्कूल्स का हालत देखिए, आप उनके वॉशरूम्स का हालत देखिए। सैनिटेशन फैसिलिटी वहाँ पे इतना वीक है कि जो गर्ल्स हैं वो खुद बोल रही हैं कि हम जब हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है वो यूज करने के लिए। या सेफ्टी कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न स्पेसिफिकली मैंने पाया रूरल एरियाज में, जहाँ पे मैडम आसपास ज्यादा। जी। मैडम मैडम अभी रिसेंटली हम एक मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर था हम्म। जो सैनिटेशन को लेके, जो अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बना दिया है। हाँ। क्योंकि सब सब जो स्कूल्स और जो जो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी हो गया है अभी, ये हाँ। सैनिटेशन को लेके जो पिछले बार नहीं हो रहा था, मेंटेन नहीं हो रहा था, अभी उसको यहाँ पे क्या हम डाल सकते हैं रिसेंट वाला चीज। हाँ, ये आप डाल सकते हो कि अभी ये हमारा आर्टिकल 21 के अंडर, आर्टिकल 21 क्या होता है कि हमारी यही सब चीज के बारे में बात करता है ना। तो आर्टिकल 21 के अंडर अभी ये मैंडेटरी हो गया जैसा आप बता रहे हैं, है ना। तो वही होता है, देखो जो भी मैंने टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, जब मैं वहां पे गई तो ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर्म, पर कई बार ना प्रॉब्लम आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो वही, तो गर्ल्स की अटेंडेंस कई बार क्या हो जाता है कि लिंक, मतलब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि गर्ल्स अटेंडेंस लिंक टू सेफ्टी सैनिटेशन एंड नॉर्म्स। अगर वो स्कूल जाने में सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं या सैनिटरी फैसिलिटी इतनी नहीं है या उनके घर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नॉर्म्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस वजह से क्या होता है उनकी अटेंडेंस
हैम्पर करती है। ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कल्चरल एंड जेंडर बैरियर्स, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। जी मैम। ठीक है। आगे हमारे इंस्टीट्यूशनल या डायरेक्ट बोल लो स्कूल सिस्टम में क्या कंस्ट्रेंट आ जाता है। टीचर का शॉर्टेज हो जाता है, एब्सेंटिज्म, ये वाला प्रॉब्लम तो स्पेसिफिकली हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में देखने को मिलता है ना। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है एज वी डिस्कस्ड, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स है ना। आप देखोगे स्कूल्स की हालत, कई बार देखिए एक ही क्लास में दो दो तीन तीन क्लासेस उन्होंने बिठाया होता है, तो इतना ओवर क्राउडेड है क्लासरूम। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर डीलिंग विद इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑल्सो। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट भी आ जाता है कई बार में। यहाँ पे एक मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है, इसको कोई पढ़ दीजिए प्लीज। Max Weber's concept, school system organized on formal roles, hierarchy, standardization, and impersonal authority prioritize efficiency and control, often limiting teacher autonomy, creativity, and context-sensitive learning. हाँ, वही बात है कि मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि जो हमारे स्कूल सिस्टम्स हैं वो फॉर्मल रूल्स पे चल रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है। इम्पर्सनल अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है स्कूल सिस्टम में वो किसी एक के पास अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास हायरार्की है ना। जैसे रहता है हमारे प्रिंसिपल्स हैं, फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, देन टीचर्स है, इस तरीके की एक हायरार्की बनी हुई है। तो वो वही बोलते हैं कि स्कूल सिस्टम जो है ये फॉर्मल रूल्स पे भी चलते हैं, हायरार्की पे भी चलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी है, मतलब एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, एंड इम्पर्सनल अथॉरिटी भी है। तो इससे नो डाउट वो ये चीज एग्री करते हैं कि एक कंट्रोल बना रहता है, एक एफिशिएंसी पढ़ाने में एक एफिशिएंसी बनी रहती है। पर इसका एक ड्रॉबैक वो क्या बताते हैं कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक टीचर की ऑटोनॉमी, किस तरीके से उसको पढ़ाना है, किस तरीके से उसको क्रिएटिव होना है, या किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट, अभी वो अगर एक विलेज एरिया में है तो मे बी वो कुछ कल्चरल तरीके से बच्चों को कुछ समझाना चाहेगी, या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लर्निंग वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जहां पे ज्यादा फॉर्मेलिटी हो जाएगी, जहां पे ज्यादा फॉर्मल रूल्स बन जाएंगे, वहां पे आपकी क्रिएटिविटी लगभग कम हो जाएगी। सो वही ये मैक्स वेबर का भी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इसी चीज से। ठीक है, याद रखेंगे इसको, मैक्स वेबर। जी मैम। हम्म हाँ, इंडियन सिनेरियो का थोड़ा एक स्लाइड बस देख लीजिए, बाकी हम दूसरी जगह कवर करेंगे इसको। इंडियन सिनेरियो में क्या है, टॉकिंग अबाउट, देखिए दिस वाज द प्रॉब्लम्स दैट वी वर डीलिंग विद इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एनरोलमेंट। बट अगर हम जैसे इंडियन सिनेरियो की बात करें, तो सबसे पहली बात तो नो डाउट ये वाला जो मैंने आपको डेटा एड ऑन करके दिया है, ये जो इसी साल का भी इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये था, हमारे पास लगभग एक अच्छा खासा प्राइमरी एनरोलमेंट रेट है, विच इज अबाउट 90 to 91%। ये इसी साल का, दिस इज द रिसेंट वन। ठीक है, तो वही बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो रही है, एक्सेस भी हो रही है, बट जो रियल चैलेंज है वो रियल चैलेंज किस चीज में आ रहा है कि क्या हम इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या सभी जेंडर को इक्वल एजुकेशन मिल रही है, क्या रूरल अर्बन डिवाइड को हम सॉल्व कर गए हैं, या कास्ट या क्लास की जो डाइकोटोमी हमें देखने को मिलती है क्या हम उससे बाहर आ गए, मतलब वही जो हमारे इंडियन सिनेरियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस विच वी स्टिल हैव टू डील विद। ठीक है, तो वही इंडिया सिनेरियो ये है कि 90 to 91% ऑन रिकॉर्ड हम प्राइमरी एनरोलमेंट को अचीव कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्वे, बट दीज आर दी सिनेरियोज या दीज आर द चैलेंजेस वी आर स्टिल डीलिंग। ठीक है, हाँ, इंडिया स्टेप टू प्रमोट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये हम ऑलरेडी, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी आपको डेटा दिया था। सारे के सारे जो आपके आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियसली पहले करवाए हैं, आर्टिकल 21 से हो गया, आर्टिकल 14, 15, जो भी एजुकेशन रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में, नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, वो सब इसमें ऐड कर देना। एमडीएम स्कीम शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मिड डे मील स्कीम का। एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके आया था अराउंड 1987, तो उसका जो मेन जो हमारा मकसद था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, वो वही था कि किस तरीके से प्राइमरी स्कूल्स में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और डेवलप करने की कोशिश करें। सो दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे मैंने बस मैं- दो तीन लिखे हैं, आप मैडम ऐड। मैडम और एक अभी जो रिसेंट ऑपरेशन हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट के दौरान, दिल्ली पुलिस के दौरान, नई दिशा करके एक प्रोग्राम था, जो हम्म ड्रॉप आउट को उन उन बच्चों को वो स्कूल को रिटर्न करवाना चाहते थे, और दिल्ली पुलिस का एक इनिशिएटिव था नई दिशा करके हम्म एक स्कीम था, अभी रिसेंट था, एक दो हाँ, साल पहले, तो इसको हम डाल सकते हैं।
हाँ, उसको आप सारे को डालिए। ये मैंने यहाँ पे 2-3 लिखा है बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक पर्टिकुलर स्लाइड आपका रखा था इंडियन सिनेरियो को लेके कि हमारा एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। आप रिसेंट भी उसमें डालिए और जो जो मैंने कवर करवाया आप उसको भी ध्यान में रखिए, बिकॉज अगर कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन सिनेरियो क्या है या व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इक्विटेबल एजुकेशन या डील विद प्राइमरी एजुकेशन चैलेंजेस, तो आप ये सारा कुछ मेंशन करेंगे उसमें। यहाँ पे 2-3 इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक स्लाइड दिया हुआ है इसमें, डिटेल स्लाइड along with your initiatives also। ठीक है, इतना समझ में आया? जी मैम। हाँ। यस मैम। अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है रोल ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। यहाँ पे हम दो चीजों का रोल देखेंगे। देखिए आपका ये वाला भी, इसके बाद जो एक आएगा ना ये वाला टॉपिक, इसमें हमारे पास कुछ थ्योरीज है करने वाली, और एक एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में एक थ्योरी आपने ये वाला पढ़ा होगा पहले कभी, ये वाला कवर किया, रोस्टो स्टेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नो मैम। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ना इसीलिए मैंने डिटेल में लिखा, ये वाला जरूर पढ़ के जाना, मॉडर्नाइजेशन। वी विल कम टू दैट। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। कम्युनिटी का क्या रोल रहता है, स्टेट का क्या रोल, स्टेट इंटरवेंशन यानी स्टेट जब इंटरवीन करती है आपके एजुकेशन सिस्टम में तो उनका क्या रोल रहता है, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्या है, देखिए मैं आपको पढ़ने को इसलिए बोलती हूँ, दो रीजंस हैं टू बी ऑनेस्ट। एक तो इंगेज रहता है पढ़ने से, और दूसरी बात माई स्क्रीन समटाइम्स हाइड इन बिटवीन, जो लिखा होता है वो हाइड हो जाता है साइड से, इसीलिए कोई प्लीज इसको स्टार्ट कर दीजिए। Schools disseminate dominant ideology, community participation can democratize and challenge cultural domination. हाँ एंटोनी ग्राम्सी जी, ग्राम्सी हाँ, ग्रैम्सी ने क्या बोला है कि स्कूल्स जो हैं, ये थोड़ा सा हम अभी व्यू पॉइंट्स देख रहे हैं। स्कूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। ग्राम्सी भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ही थे, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो रहती है या रूलिंग आइडियोलॉजी जो रहती है उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। पर उन्होंने एक चीज और बोली है कि जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, कम्युनिटी में सारी सोसाइटी आ जाती है इंक्लूडिंग द पेरेंट्स ऑल्सो, जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो वो क्या करेगी, वो चैलेंज कर पाएगी इस कल्चरल डोमिनेशन को। दिस इज हिज व्यू पॉइंट। सेकंड, कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प्स डिसएडवांस्ड children acquire cultural capital necessary to succeed in school. Bourdieu. हाँ, ये वाला जो है इसको थोड़ा एग्जांपल से पहले समझते हैं। कल्चरल कैपिटल में सबसे पहला एजेंट आता है आपकी फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ स्टूडेंट और मेरी फैमिली इतना पढ़े लिखे नहीं है कि वो मुझे इस रिगार्डिंग में कल्चरल कैपिटल दे सके, बिकॉज एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कल्चरल कैपिटल जो हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। तो जब एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एनजीओ में गई बाहर, तो उस एनजीओ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। तो एनजीओ जो सपोर्ट मुझे घर से नहीं मिल पा रहा था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, व्हेन आई वेंट टू एनजीओ, तो वो एनजीओ ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई समझाया सब कुछ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कल्चरल कैपिटल मेरे फैमिली की तरफ से लैक कर रहा था, अभी वो मुझे कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। तो ये ही आ जाता है एक रोल कम्युनिटी का, कि किस तरह से कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प्स डिसएडवांटेज। और ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये अधिकतर किन लोगों के साथ होता है, जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होते हैं, है ना, जो इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो या इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इतना एडवांस स्टेज में नहीं होते हैं। सो कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प्स डिसएडवांटेज चिल्ड्रन एक्वायर कल्चरल कैपिटल विच इज नेसेसरी टू सक्सीड इन स्कूल। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया बॉर्ड्यू का? एग्जाम्पल से याद Yes. रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली अगर एजुकेटेड नहीं है या फैमिली हमारे मींस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो इसमें एनजीओ का एग्जाम्पल भी आ सकता है। एनजीओ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। तो कोई वो पर्सन है वो बाहर गया, अभी एनजीओ वाले जो है वो उनको पढ़ा रहे हैं, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज देर आर मेनी एनजीओज जो क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। सो वो क्या है, वो एक कम्युनिटी सपोर्ट का ही एग्जाम्पल है। वही अभी जो घर वाले नहीं प्रोवाइड कर पाए वो कल्चरल कैपिटल हमारे कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, Dense community networks and the parental involvement enhance educational achievement. James Coleman. हाँ, तो ये भी सेम ही चीज बोलते हैं कि कम्युनिटी का नेटवर्क है या पेरेंट्स का इन्वॉल्व रहना भी,
तो उससे क्या होता है हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट, बिकॉज एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जब एजुकेशनल सिस्टम की हम बात करें, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड या इट शुड नॉट बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू योर स्कूल्स। यहाँ पे ये बात करें कि कम्युनिटी नेटवर्क्स का भी रहना जरूरी है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जैसे पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, आपका पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो वो अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने बच्चों के टीचर्स के साथ कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स का चल रहा है, हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो वो क्या है, वो यही एग्जांपल है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का। इससे क्या होता है कि एजुकेशनल अचीवमेंट को एनहांस करते हैं, बिकॉज आप जाएंगे तो फीडबैक देंगे, है ना, कम्युनिटी नेट सपोर्ट तो है ही है। समझ गए इतना? जी मैम। हाँ। और आते हैं थोड़ा रोल ऑफ कम्युनिटी पे। कम्युनिटी ही है विच बिल्ड्स ट्रस्ट इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज सिंपल बात है इसमें कि कभी किसी कम्युनिटी ने ऐसे तो डायरेक्टली नहीं बोला होगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो कम्युनिटी ऑल्सो इनकरेजेस इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो आज के टाइम में फंक्शन कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन अमंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स, वो एनजीओ वाला एग्जांपल कि किस तरीके से कम्युनिटी इनकरेज कर सकती है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको भी मौका मिले हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ एंगेज होने का, या अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलने का। पेरेंट एंगेजमेंट improves accountability एंड ट्रांसपेरेंसी, दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि किस तरीके से पेरेंट्स अगर स्कूल्स के साथ एंगेज्ड रहेंगे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट टीचर मीटिंग का एग्जांपल है, तो वो उनका अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड रहता है, क्योंकि नाउ दे आर आंसरेबल टू देयर पेरेंट्स आल्सो। नेक्स्ट चीज है कम्युनिटी ओवरसाइट रिड्यूसेस टीचर एब्सेंटिज्म एंड रिसोर्स मिसयूज। तो देखिए अब स्कूल में अगर कुछ कम्युनिटी का लेना देना नहीं होगा, इफ एनजीओज आर नॉट विजिटिंग, इफ स्टेट इज नॉट विजिटिंग, इफ पेरेंट्स आर नॉट विजिटिंग, टीचर्स आए नहीं आए या रिसोर्स कहाँ पे मिसयूज हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। सो कम्युनिटी एक तरीके का चेक भी रखती है ना। नेक्स्ट लास्ट लिखा है कम्युनिटी मैनेज स्कूल इन अफ्रीका आर देयर। अच्छा, अफ्रीका में भी और वैसे भी हर जगह पे, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अफ्रीका, हमारे पास इस तरीके के स्कूल्स भी हैं जो प्रॉपरली कम्युनिटी चला रही है, उनको एनजीओज मिलके चला रहे हैं, लोग मिलके चला रहे हैं। ये जो अफ्रीका है स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सब सहारन अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कम्युनिटी मैनेज कर रही है, एंड नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अफ्रीका बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में मैडम दे सकते हैं रूबल नेगी आर्ट फाउंडेशन। हम्म हम्म हम्म। मैम ये जो पॉइंट है एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एमंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स। सेकेंड वाला। जी। हम्म। हाँ, तो उसको थोड़ा एलाबोरेट। हाँ, कम्युनिटी किस तरीके से इनकरेज करती है पार्टिसिपेशन अमंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स, वो वाला एग्जांपल से आप रिलेट कीजिए जब मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कल्चरल कैपिटल नहीं है, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ एनजीओ, इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो नाउ किस तरीके से एनजीओ मुझे हेल्प कर रहा है एज अ मार्जिनलाइज पर्सन कि मैं एक अच्छी एजुकेशन ले पाऊं और मैं पार्टिसिपेट कर पाऊं हमारे एजुकेशनल सिस्टम, पार्टिसिपेट मतलब एक अच्छी एजुकेशन पा पाऊं। So it is community is encouraging my participation if I belong to a marginalized group. जी मैम। हाँ, एनजीओ also an example of community itself. जी ये था कम्युनिटी का। मैडम, उसी जी। पॉइंट को जैसे कि हम कंसिडर करेंगे, जैसे कि हमारा स्कूल सिस्टम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहता है, जैसे कि विलेज कम्युनिटी का, हम्म। तो वो पॉइंट जो एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एमंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स, ये प्रमोट होगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली होगा, बिकॉज देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, जैसा कि मैंने बताया हमारे पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कम्युनिटी से हमारे पंचायती सिस्टम हो गया वो भी आप इसमें बोल सकते हैं, एनजीओज हो गए वो भी बोल सकते हैं। सो कम्युनिटी आउटसाइड फ्रॉम स्कूल जो भी हमारे इस चीज में इन्वॉल्व है, दैट ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी इटसेल्फ। आप इसमें बहुत आराम से ये चीज को कोट कर सकते हैं। जी। जी मैम। अभी ये था रोल ऑफ कम्युनिटी, अभी रोल ऑफ स्टेट। रोल ऑफ स्टेट क्या रहता है हमारा एजुकेशन में? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, है ना। पहली चीज है एस्टेब्लिशेस कंपल्सरी स्कूलिंग लॉज। देखिए अगर स्टेट नहीं होती आज के टाइम पे भी, यही है स्टेट ही है जो कंपल्सरी स्कूलिंग लॉज की, आपको जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है फॉर एग्जांपल, वहां पे क्या बोला है कि आपका 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए कंपल्सरी एजुकेशन की है। तो ये किसका इंटरवेंशन है? ये एक तरीके का स्टेट का ही इंटरवेंशन है कि वो स्कूलिंग लॉज को कंपल्सरी बना रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एग्जाम्पल आ गए। सेकेंड हमारे पास है इट स्टैंडर्डाइजेस क्यूरिकुलम फॉर नेशनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, स्टेट स्टेट का इन्वॉल्व होना क्यों भी जरूरी होता है,
देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी को भी फॉर्म कर पाए। वही बैठ के अगर मैं पंजाब में पढ़ रही हूँ जनरलाइज्ड, और वही बैठ के अगर मैं केरला में पढ़ रही हूँ, तो एक इस तरीके से हमारा क्यूरिकुलम होना चाहिए कि बहुत उत्तर दक्षिण ना हो जाए, है ना, एक नेशनल आइडेंटिटी की फॉर्मेशन बनी रहे। ऐसा तो नहीं है कि मैं नॉर्थ में बैठ के मतलब बहुत कुछ एंटायरली डिफरेंट कुछ पढ़ रही हूँ, या फिर साउथ में बैठ के मैं बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट पढ़ रही हूँ। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? एक रेगुलेटिंग बॉडी की वजह से पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई हो गई या यूजीसी हो गई, ये जनरली क्या करते हैं, सबके लिए एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम बना के रखते हैं। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? हमारे एक नेशनल आइडेंटिटी की फॉर्मेशन रहती है, मतलब एकजुट होके जो हमारा एक आइडेंटिटी बन के आता है, उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है स्टेट। तीसरा हमारे पास है प्रोड्यूसेस स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। हम बहुत सारी बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी रहनी चाहिए, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी रहनी चाहिए, पर उनको बनाने के लिए हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी तो चाहिए। बिना एजुकेशन के या बिना स्टेट के इंटरवेंशन से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अच्छा, आप जानते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज कौन सी होती है? सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। हाँ हाँ, इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो इंडस्ट्रियल फेज था उसमें मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस है, बट पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जैसे आजकल के टाइम पे चल रही है, हमारा सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करके। नेक्स्ट है ईस्ट एशियन, एक नोट है इसमें, ईस्ट एशियन स्टेट्स यूज्ड मास एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप इसको ना जापान के एग्जांपल से लेके समझिए। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ना के बराबर है, बहुत कम है, बट स्टिल जब उनको अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना था, सब लोग आगे जा रहे थे, तो वो किसकी वजह से हुआ? उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और आज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जापान का भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से जापान यूज्ड मास एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इतना रोल रहता है। अभी ये रोल को पूरा करने के लिए उनकी ऑब्वियसली स्टेट इन्वॉल्व हुई है ये चीज में, है ना। तो दिस इज हाउ बिग अ रोल ऑफ योर स्टेट इज। जी मैम। क्लियर है इतना? जी मैम। यस हाँ मैम। जी। यहाँ पे जापान वाला कोटेशन दे देना, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी नेचुरल रिच कंट्री, बट इन्होंने अपना मास एजुकेशन को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के बहुत इकोनॉमिकली एडवांस कर गए। साउथ कोरिया भी मैम। जी, डेफिनेटली, हाँ जी। प्राइवेट प्रोविजन, ये कॉन्टिन्यूड में ही है। प्राइवेट प्रोविजन में लीड टू एक्सक्लूजन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। पब्लिक, आगे क्या लिखा है, इट्स हाइडिंग फ्रॉम माई स्क्रीन। पब्लिक फंडिंग। फंडिंग हम्म, ensures universal access। हाँ। तो अच्छा, अभी स्टेट, अभी हमारा क्या ही कंटिन्यू चल रहा है, स्टेट का रोल कंटिन्यूड है। देखिए, अगर बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो प्राइवेटाइजेशन में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कि क्या हम जो हमारा एजुकेशन है उसको कम्प्लीटली ही प्राइवेट हैंड्स में दे देना चाहिए, कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन में कर देना चाहिए? आपका क्या व्यू पॉइंट है, अगर जस्ट इन केस नहीं ऐसा मैम, क्वेश्चन आ जाता है? हाँ पूरा जी, प्राइवेट हैंड में नहीं देना चाहिए, नहीं तो मोनोपोली देखने को मिलेगा। बिल्कुल 100%। एक्सक्लूजन, देखिए, जो पैसा दे पाएगा या जो स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी का मतलब है कि जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, या फिर वो जो लोग जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे, उन्हीं का आइडियोलॉजी चलेगा, वही अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टेट का, क्योंकि स्टेट क्या करती है, चीजों को जनरलाइज करके रखती है। वहीं पे नेक्स्ट है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, या हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी है। ये लोग क्या करते हैं, ये मतलब सबके लिए एक सेम रेगुलेशन बना के रखते हैं, और क्वालिटी भी चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए वी नीड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज ऑल्सो। अगेन, while टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर इंडिया पर्सपेक्टिव में कोई क्वेश्चन आता है तो ऑल द इनिशिएटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए उनको यहाँ पे कोट करना। एजुकेशन रिलेटेड बहुत कुछ है कोट करने के लिए, आप उसमें से आर्टिकल्स और सबको कोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी मैम। हाँ, इसमें एजुकेशनल सिस्टम में कुछ चैलेंजेस से भी हमको जूझना पड़ता है, जिसमें पहला क्या लिखा है, एलीट कैप्चर एंड लोकल पावर हायरार्कीज। इससे क्या समझ पा रहे हैं? वही जो हमने डिस्कस किए हैं। वही जो मार्क्सिस्ट कह रहे थे कि हम्म। क्लास का जो आइडियोलॉजी हो वो प्रमोट होगा। हाँ, एलीट कैप्चर, जब भी हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा एलीट तो डायरेक्ट याद आया मार्क्सिस्ट।
जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज हैं यही बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो आपके एलीट कल्चर है उनकी ही आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ाया जाता है, एक हायरार्की बन जाती है। सेकंड क्या है? कल्चरल Cultural resistance हम्म versus modern schooling. हाँ, एक चैलेंज क्या आ जाता है, देखिए आजकल के, इसको एग्जांपल से समझिए थोड़ा। आजकल की स्कूलिंग में क्या है, वही जो हमने बोला था कि हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में है, बट कल्चरल रेजिस्टेंस। मुझे क्या फील होगा, मुझे ऐसा फील होगा कि इट इज नॉट एसोसिएटिंग, या कोई इसको दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पंचायती राज है ना। पंचायती राज क्या चाहेगा, पंचायत क्या चाहेगी कि हमारा खुद का कल्चर में भी पढ़ाया जाए उन स्कूल्स में। बट मॉडर्न स्कूलिंग क्या चाहेगी कि नहीं, हम जनरलाइज्ड आइडियाज पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्सेस देखने को आ जा रहा है कि किस तरीके से कल्चरल रेजिस्टेंस भी हो रही है और मॉडर्न स्कूलिंग के बीच में एक फाइट जैसे भी कई बार चैलेंजेस देखने को मिल जा रहे हैं। और वही बात है, तीसरे में क्या है, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस लोकल ऑटोनॉमी। इसमें भी यही बात है, सेम ही चीज है, कल्चरल रेजिस्टेंस वर्सेस मॉडर्न स्कूलिंग में जो चैलेंज आ रहा है, और वहीं पे सेंट्रलाइजेशन में भी ये पंचायत वाला एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ और तरीके से पढ़ाना चाहेगा, वहीं पे जो आपकी लोकल ऑटोनॉमी है वो चाहेगी कि हमारे में भी कल्चरल वैल्यूज भी उसमें डाले जाएं, या हमारा जिस चीज से हमारे जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, वो भी कुछ पढ़ाया जाए। तो कई बार ना देखिए, जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है या स्टेट का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हमने ये टॉपिक में दो चीजों से डील किया है, कम्युनिटी वर्सेस स्टेट, या कम्युनिटी एंड स्टेट, नॉट वर्सेस, कम्युनिटी एंड स्टेट। बट कई बार क्या होता है, कम्युनिटी और स्टेट के बीच में हमें फ्रिक्शन भी देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिल जाता है, वही बात है, बिकॉज स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, जनरली गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारे पास यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हो एजुकेशन का, और वहीं पे कम्युनिटी कई बार ऐसा चाह सकती है कि द एजुकेशन सिस्टम इट इज नॉट लिंकिंग विद आवर कल्चर। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारे कल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाए और हम हमारे बच्चे उस चीज के साथ एसोसिएट कर पाए। ऐसा भी एक फ्रिक्शन कई बार देखने को मिल सकता है। इसका मैम इसका एग्जांपल है कोई? एग्जाम्पल, जी। हाँ मैम, इसका अलग कंसेप्ट में कह सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन रहता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि पीएम हम्म श्री स्कीम को लेकर, जैसे कि कह रहा था कि कोई भी स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं करेगा पीएम श्री स्कीम को, तो हाँ हम जी। एजुकेशन के अंडर जो फंडिंग देते हैं तो वो रिड्यूस हम्म कर देंगे। जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हम्म इस किया था, इस रेज किया था इस इशू को। हम्म। हाँ, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी तो सेम चीज हुई थी, जो वो लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में, है ना। जी जी वो बोल रहे थे, ये भी एक आप एग्जांपल डाल सकते हो, जो हमारा नेशनल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई 2020 की, उसमें भी सेम चीज ही था लैंग्वेज को लेके, कि जी साउथ लैंग्वेज में, सदर्न स्टेट्स में क्या था कि वी विल, मतलब इट फील्स लाइक दैट हिंदी इज बीइंग इम्पोज्ड। तो वो भी एक तरीके का क्या है, फ्रिक्शन ही देखने को मिलता है हमें। जी। और पहले जो आपने कहा था कि जैसे कि इंडिया इंडिया फेसेस द शॉर्टेज ऑफ ट्राइबल टीचर्स इन द हम्म ट्राइबल रीजन्स, वी कैन जी। कोट हाँ। लोकल ऑटोनॉमी वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। हम्म दिस इज व्हाट आई लाइक। क्या होता है ना, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो व्यू पॉइंट्स आता है ना, यही चीज है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज योर स्टैटिक, व्हाट वी आर डिस्कसिंग दिस इज योर डायनेमिक। सो हमें दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है, बिकॉज इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इस बार डायनेमिक आया तो आप ऐसे नहीं गारंटी ले सकते हैं कि हर बार ये अभी डायनेमिक आएगा, क्या पता अगले साल दोबारा स्टैटिक आ जाए। वी नीड बोथ दी अप्रोचेस। हाँ। जी मैम। अभी एक टॉपिक है, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज। इसमें दो पार्ट्स देखिए। एजुकेशन, पहली चीज हमें इंस्ट्रूमेंट देखना है सोशल कंट्रोल का, कि किस तरीके से जो हमारा एजुकेशन है वो सोसाइटी को कंट्रोल करके रखता है। और दूसरा लिखा है सोशल चेंज, कि किस तरीके से एजुकेशन सोशल चेंज लाने में भी हेल्प करता है। मतलब दो पार्ट्स आ रहे हैं, कि सोसाइटी को कंट्रोल भी कर रहा है एजुकेशनल सिस्टम, और सोसाइटी को चेंज भी कर रहा है एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है। तो इसमें अभी वो मैंने बार बार रिपीट क्यों नहीं किया कि एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, या वो हमारे पास ऑलरेडी उसका मटेरियल है। वो कल के क्लास में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसलिए वो बार बार नीड नहीं हुई कि एजुकेशन क्या है वो, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद। पहली चीज क्या है, आप देखिए, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, कि किस तरीके से हमारा जो एजुकेशन है वो सोसाइटी को कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट जैसे काम करता है। एमाइल डर्कहाइम, सोशल कोहेजन, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप बताइए मुझे क्या था इसमें। ये सारे वही हैं जो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रोल करेगा सोशल कोहेजन, डर्कहाइम का क्या बात बोलते हैं? According to Emil Durkheim, it will promote collective consciousness. Education हम्म will promote collective consciousness. By that, हाँ it can
ensure social cohesion. हाँ, सोशल कोहेजन को इंश्योर करेगा और इस तरीके से क्या होगा, सोसाइटी कंट्रोल रहेगी। कंट्रोल मतलब सेम नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलोड रहेंगे। और ये आर के मर्टन का दूसरा हमने लिखा लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, इसको किस तरीके से समझ पा रहे हैं एज एन मैडम इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल? लेटेंट में कह सकते हैं कि ये जॉब रेडी कर देगा हमको हम्म। by giving the state of art technology हाँ। और skill training। तो मैनिफेस्ट फंक्शन सॉरी लैटेंट में ये नहीं रहेगा, ये मैनिफेस्ट में रहेगा। हम्म। लैटेंट में देख सकते हैं जैसे कि हमारा सोशलाइजेशन हो सकता है, हम्म। ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी में, हम्म। स्टेबिलिटी फ्यूचर में। हाँ, तो ये सारे क्या रहते हैं, हमारे कुछ फंक्शंस रहते हैं। मैनिफेस्ट यानी दीज आर द डायरेक्ट फंक्शंस व्हिच अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो व्हिच इज सपोज टू फॉर्म। और लेटेंट क्या है, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। ठीक है। हम्म। तीसरा हमारे पास है वो, ये भी हमने अल्थुजर का कॉन्सेप्ट भी किया था, एजुकेशन एज आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस मतलब जो स्टेट की, रूलिंग स्टेट की चलती हुई आइडियोलॉजी है, वही सिस्टम को आगे फॉलो किया जा रहा है एजुकेशन में भी। जी मैम। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Education helps sustain power through consensual acceptance of dominant cultural values rather than coercion। हाँ, ग्रैम्सी ने वही बात, वो उसके अगेंस्ट रहते हैं, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रहते हैं, तो वही उन्होंने बोला कि एजुकेशन भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसकी वजह से क्या है, जो आपके डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज चलते आ रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोर्स नहीं कर रहे हैं। कोर्स का मतलब होता है कि उसको रिजेक्ट करना या उसका ऑपोजिशन करना। ठीक है। तो वही एजुकेशन की वजह से क्या है, एजुकेशन क्या हमें कर रहे हैं, हम जो हमारे डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको एज इट इज आगे लेके जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कोर्सिंग या इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देम। नेक्स्ट। मैडम उसी पॉइंट को थोड़ा एलाबोरेट करेंगे? हाँ, जी। जैसे देखिए, कैपिटलाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। आपका जो कैपिटलिज्म है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे बुक्स में भी लिखा होता है कि ग्लोबलाइजेशन का ये फायदा हुआ है, या हम बहुत बढ़ा चढ़ा के ग्लोबलाइजेशन को दिखाते हैं। कैपिटलिज्म को बहुत हार्डली होता है कि कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया होगा। इन जनरल क्या रहता है, कैपिटलिज्म को हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही देखते हैं कि हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अभी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ये क्या है, ये वही काम है जो ऑलरेडी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया। उन्होंने ही, उन्हीं का एजुकेशन सिस्टम जो है वो आगे चल रहा है, बिकॉज इट इज प्रमोटिंग कैपिटलिज्म। रूलिंग पावर कौन है, कैपिटलिस्ट ही है, उन्हीं की आइडियोलॉजी आगे चल रही है। तो वही बात है कि बोल रहे हैं कि इसी का मतलब होता है डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज। कि जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल आ गया, आपका कैपिटलिज्म आ गया, कि कैपिटलिज्म इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज, और उसी को ग्लोरीफाई करके हम आगे के बच्चों को भी सेम ही चीज पढ़ाते हैं, और उसको हम अपोज नहीं करते हैं ज्यादा। तो ग्रामसी का यही मानना था कि जो जो चलता आ रहा है, जो डोमिनेंट वैल्यूज चलते आ रहे हैं या जो डोमिनेंट थॉट्स चलते आ रहे हैं, हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम अपोज नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है आज का, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, किस तरीके से वो सोसाइटी को कंट्रोल करके रख रहा है आपका एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इट इज टीचिंग द सेम वैल्यूज ऑफ द रूलिंग पार्टी और द रूलिंग वैल्यूज। जी जी मैम। हाँ, नेक्स्ट क्या है, मैक्स वेबर। Modern schooling reflects bureaucratic organization based on rules, hierarchy, and standardization. This rational structure promotes efficiency but also instills discipline, conformity, and authority acceptance। हाँ, ये हमने शायद अभी प्रीवियसली डील कर लिया ना, मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट। जी। हाँ, ये वही बात है कि जो स्कूलिंग सिस्टम है वो भी पूरा ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जैसा हो गया। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, रूल्स है, हायरार्की है, स्टैंडर्डाइजेशन है, एफिशिएंसी जरूर होगी, बट इसका आप जैसे लेटेंट फंक्शन मान लीजिए, क्या है कि डिसिप्लिन आएगा, कंफर्मिटी आएगी, जो हम मतलब जो चलता आ रहा है आप उसको कंफर्म करेंगे, एक अथॉरिटी को एक्सेप्टेंस लाने की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो आप ये क्या समझ सकते हैं, आप एक तरीके के लेटेंट फंक्शंस जैसे समझ सकते हैं। जी मैम। ये तो था एज एन, ये वाले जो पॉइंटर्स लिखे हैं ना, आप इनको अगर कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, सो वी हैव मल्टीपल थ्योरीज जो हमने लिखी है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके अपना आंसर बना लीजिए इसमें। ठीक है, ये तो था हमारा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसमें हमने एक दो तीन चार पांच पांच थ्योरीज हम लोगों ने इसमें कवर की है, पांच भी पॉइंट्स देखे हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब आता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, की
कंफर्मिटी तो है, सोशल कंट्रोल तो है, अब किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज काम करता है, इसमें हमारे पास क्या है? Education Education कोई भी पढ़ दीजिए। पढ़ंतु मैडम। Education should develop critical consciousness, enabling learners to question oppression and inequality. Dialogic learning empowers marginalized groups to transform unjust social structures. By Paulo Freire. हाँ, ये एजुकेशनिस्ट थे, इन्होंने सेम चीज, वो जो हमने पीछे पॉइंट छोड़ा, ये उसी का एक काउंटर आर्गुमेंट है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमें एक एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए एक इस तरीके का आप कॉन्शियसनेस डेवलप कीजिए कि आप क्रिटिकल हो चीजों को लेके। क्रिटिकल का मतलब है कि किस तरीके से अगर कुछ ऑपरेशन हो रहा है या कुछ इनइक्वालिटी हो रही है, आप उसको क्वेश्चन करना जाने। और वो एक सॉल्यूशन भी देते हैं कि सॉल्यूशन ये है कि सपोज मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, दे नीड टू हैव डायलॉग लर्निंग इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट टू देम। उसको आप एज अ पैसिव लर्नर डायरेक्टली बस जो पढ़ा रहे हैं उसको हम सुन के आ जा रहे हैं या उसको सिर्फ समझ के आ जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक डायलॉगिक लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, डायलॉगिक लर्निंग किस तरीके से होगी? आप वो चीजों को क्वेश्चन कीजिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो तभी जो हमारे सोसाइटी में कुछ अनजस्ट चीजें चल रही है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये इनका सजेशन है। Education can dismantle patriarchal structures by Simon de Beauvoir. हाँ, तो ये इनको तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट है ये। तो वो क्या बोलती है कि एजुकेशन जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की ये बात करती थी, तो उन्होंने सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस वाज दिस आल्सो कि एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर पाएंगे। सोशल चेंज, ऊपर डेफिनेट ये अपना हेडिंग साथ साथ पढ़ते रहिए, क्या है? एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो वट एवर वी आर लर्निंग इट इज इन टर्म्स ऑफ सोशल चेंज, कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आएगा। पहला क्या बात कर रहा था फ्रेरे? वो बोल रहे थे कि किस तरीके से डायलॉग लर्निंग के थ्रू जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्टिंग अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, रादर देन बिकमिंग पैसिव लर्नर, जो हमें बताया गया हम उसको डायरेक्ट इस तरीके से डाइजेस्ट कर लें, वी नीड टू हैव डायलॉगिक लर्निंग। ये इनका कहना है। दूसरा, बवेर क्या बोलती है कि एजुकेशन कैन डिसमेंटल पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, कि एजुकेशन की वजह से क्या हो सकता है कि पेट्रियार्की जो एग्जिस्टिंग है सोसाइटी में वो उसको चैलेंज कर सकती है। G. हाँ, Education can decolonize knowledge and identity by Frantz Fanon. हाँ, ये भी एक साइकेट्रिस्ट थे एंड ऑल्सो इन्होंने एजुकेशन पे भी काफी काम किया है। तो इनका क्या मानना है कि एजुकेशन कैन डीकोलोनाइज नॉलेज एंड आइडेंटिटी। स्पेसिफिकली ये बात करते हैं जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन की, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से बना है वही हमको पूरे ग्लोबलाइज में वही पढ़ाया जा रहा है, पूरे ग्लोब में वही पढ़ाया जा रहा है। तो एजुकेशन से क्या होगा? रियल एजुकेशन ये बोलते हैं वो है कि जिस वजह से आपको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को। जो आपको सिखाया गया है कि द वेस्ट आर द बेस्ट, वो चीज को आपको अपने दिमाग से निकालना है, अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। तो एजुकेशन इज द ओनली मीडियम जिस वजह से आप अपनी नॉलेज को डीकोलोनाइज कर पाएंगे। डीकोलोनाइज का मतलब यहाँ पे वही है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न एजुकेशन के आइडियाज हैं आप बेस्ट समझते हैं, बट आपको अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। आपको अपने डीकोलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज, मतलब जो आपको कॉलोनाइज नॉलेज सिखाई गई है उसको डीकोलोनाइज कीजिए, अकॉर्डिंग टू फ्रांस फैनन। Education fosters modernization and economic growth by Walt Rostow. हाँ, रोस्टो के तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये डिटेल में, एक थ्योरी है हमारे पास। तो वो वही बोलते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन को भी बढ़ावा देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देती है। किस तरीके से देती है वो अभी हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। थर्ड वाला समझ में आया? एजुकेशन कैन डीकोलोनाइज नॉलेज एंड आइडेंटिटी। जी मैम। हाँ, कि जो हमें सिखाया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में कि वट एवर दे आर टीचिंग अस इज द बेस्ट, दैट वी नीड टू डीकोलोनाइजेशन एंड वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन आइडेंटिटी। वो ऐसे बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सोशल कंट्रोल में क्या पढ़ा? डरखाइम का सोशल कोहेजन पढ़ा हम लोगों ने कि किस तरीके से सोसाइटी को जोड़ के रखता है एजुकेशन सिस्टम। सेकंड हमने पढ़ा लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, कुछ लेटेंट फंक्शंस होते हैं, कुछ मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं आर्किमर्टन का। देन एजुकेशन एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, की किस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन ऑफ नॉलेज चलता है अकॉर्डिंग टू अल्थूजर, जो आपकी रूलिंग क्लास है उन्हीं का, जो जैसे इसका एग्जांपल कैपिटलिज्म हो गया कि कैपिटलिज्म चलता आ रहा था, रूलिंग आइडियोलॉजी थी, वही आज की डेट में ग्लोरीफाई की जाती है फॉर एग्जांपल।
ग्रैमसी है, ग्रैमसी क्या बोलते हैं कि एजुकेशन हेल्प सस्टेन पावर थ्रू कंसेंसुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज रादर देन कोएर्शन, कि हम पैसिव लर्नर जैसे डायरेक्ट जो भी हमें बताया जा रहा है हम उन कल्चरल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उन्हें क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स वेबर का, दैट वी हैव डन, कि जो आजकल की स्कूलिंग है वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा फॉर्मेलिटी होने से क्या है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, बट जो इसके लेटेंट फंक्शंस है वो किस तरीके से आ रहे हैं, जैसे डिसिप्लिन भी जा रहा है, कंफर्मिटी जो चलता आ रहा है आप उसको उसी को कंफर्म कर रहे हैं, अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये उसके कुछ लेटेंट फंक्शंस हो जाते हैं। सोशल चेंज में हमारे पास क्या है, फ्रेडे क्या बोलते हैं कि हमें डायलॉगिक लर्निंग करनी होगी, तभी आप क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे ऑपरेशन और इनइक्वालिटी को। ये मेनली बात की है मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए। बिवॉयर क्या बोलती है, एजुकेशन कैन डिसमेंटल पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, अगर पेट्रियार्की को खत्म करना है तो एजुकेशन इज वन ऑफ द वेज। देन फ्रांस फैनन क्या बात बोलते हैं, एजुकेशन कैन डीकोलोनाइज नॉलेज एंड आइडेंटिटी, जो भी हमारे दिमाग में वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न आइडियाज के बारे में जो सुपीरियोरिटी बताई गई है उसको आपको एजुकेशन के थ्रू डीकोलोनाइज करना है एंड अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान देना, अपनी खुद की कल्चरल आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है रोस्टो का, एजुकेशन फॉस्टर्स मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन हमको मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये इनका थ्योरी अब हम करेंगे। अभी इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। हाँ, एक हमारा एक और टॉपिक है एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इसमें हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन है, एक तो हमारे खुद के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है योगेंद्र सिंह और एक एलेक्स सिंकल्स है, इन लोगों की हमने डेफिनेशन इसमें ऐड की है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपने पेपर में कोट कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ दीजिए एलेक्स सिंकल्स की। Modernization is the process through which individuals adopt modern attitudes, values, and behaviors, such as openness to change and rational thinking. हाँ Alex Inglés. हाँ, एलेक्स क्या बात करते हैं, सिंपल है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स जो हैं वो मॉडर्न एटीट्यूड्स को डेवलप करते हैं, वैल्यूज को डेवलप करते हैं और बिहेवियर्स को डेवलप करते हैं। मतलब मॉडर्न एटीट्यूड से यहाँ पे क्या मतलब है कि रैशनल थिंकिंग एक रहना, आप चीजों को लेके ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे रैशनल थिंकिंग की बेसिकली बात हो रही है। सेकंड है हमारे योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह जी क्या बोलते हैं? Modernization in India is a process of structural and cultural change shaped by tradition, resulting in synthesis rather than replacement of traditional patterns. हाँ, Yogendra इनका, Singh. हाँ जी, इनका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग बोलता है। वो क्या बोलते हैं कि जहाँ हमारे इंडिया की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशन अभी कंप्लीटली खत्म हो गया और हम कंप्लीटली मॉडर्नाइज, मतलब इट इज नॉट अ प्रोसेस कि एक प्रोसेस खत्म हुआ है अभी दूसरा प्रोसेस। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशन अभी खत्म हो गया। इंडिया स्पेसिफिक केस में क्या है, इट इज अ सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या मतलब, दो चीजों को मिलके बना, यानी कि वी हैव ट्रेडिशन ऑल्सो एंड वी हैव मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो, बट ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट हो गई है ट्रेडिशनल पैटर्न्स की। मॉडर्नाइजेशन वो इस तरीके से देखते, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट बट इट इज अ सिंथेसिस। ये इनका एक डिफरेंट ओपिनियन है। मैम, जी, तो ग्लोकलाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन इनका मतलब योगेंद्र सिंह ये बोलते हैं ना, ग्लोकलाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ जी, हाँ एक तरफ से मॉडर्न कल्चर भी आ रहा है और ट्रेडिशनल पैटर्न भी बजाय रहे, मतलब रह हाँ रहा है। हाँ, मतलब वो यही सेम चीज बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल पैटर्न्स गए और मॉडर्नाइजेशन आई तो ट्रेडिशनल कंप्लीटली चला गया। अभी मॉडर्न मतलब ये एक प्रोसेस जैसे नहीं समझते हैं इसको, कि ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक गया और दूसरा आया। इट इज अमलगमेशन, इट इज अ सिंथेसिस जी। इन टर्म्स ऑफ इंडिया ही इज सेइंग। जी मैम। हाँ योगेंद्र सिंह ने ही कहा था ना सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन। हाँ, सेलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन जो वेरी मच एप्लीकेबल टू अवर कंट्री। जी जी। हाँ, How will differentiate modernization from modernity? देखिए मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस, जहां पे भी जेशन लग जाए ना, इट इज अ प्रोसेस। मॉडर्निटी इज ऑलरेडी द वे ऑफ लाइफ। Yes, ma'am. And modernity is the way of life. It is a way of life that, for example, if I'm in urbanized area, I'm living in a certain way,
तो वो क्या हो गया, वो एक मॉडर्निटी हो गई, बट मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडर्न। ओके मैम। हाँ। हाँ, तो हम रोस्टो का मैंने बताया था ना ऊपर, अभी इनका थ्योरी हम पढ़ेंगे। ये मॉडर्नाइजेशन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि अब वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, तो इसको थोड़ा सा हमने 2 स्लाइड्स लेके डिटेल में करेंगे। रोस्टो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन दी है, स्टेज थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मतलब वो क्या बोलते हैं कि जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो 5 स्टेजेस से होके गुजरता है अकॉर्डिंग टू हिम। वो 5 स्टेजेस क्या है? सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसी जो बहुत पुरानी सोसाइटी जहाँ पे एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, जैसे मतलब चलता भी आया, एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। वहां पे सबसिस्टेंस फार्मिंग रहती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है? अगर खेती बाड़ी कर रही हूँ तो मैं मेरे लिए कर रही हूँ, मेरी फैमिली के लिए कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा बाहर उसको बेचने के लिए या प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं कर रही हूँ। एक ऐसे टाइप की सोसाइटी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ट्रेडिशन का, रिलीजन का, किनशिप का, रिश्तेदारी का, है ना। ये फर्स्ट स्टेज हो गई हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू रोस्टो। फिर एक दूसरी स्टेज आती है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ में क्या होता है? अभी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, बट अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन इज देयर, है ना। इंट्रोडक्शन हो रहा है। अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना शुरू हो गया है, जैसे रोड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये बेहतर हो रहा है पहले के कंपैरेटिवली इन दिस स्टेज। तीसरा स्टेज क्या है? टेक ऑफ स्टेज। अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन गया था या बनना जो शुरू हो गया है, अभी रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ जाएगी, अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट कर जाएगा, बढ़ रहा है। मतलब ये एडवांस कर रही है स्टेप बाय स्टेप, आप देख पा रहे होंगे। ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्री कंडीशन में क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन आ रही है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। टेक ऑफ स्टेज में क्या है? अभी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो सेकंड स्टेज में शुरू हुई थी थोड़ी बहुत, अभी वो रैपिड हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है। फोर्थ स्टेज आती है ड्राइव टू मेच्योरिटी। अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी पिछली स्टेज में आ रही थी, बढ़ रही थी, अभी वो हर सेक्टर में जा रही है। चाहे हमारा टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर हो। जैसे यहाँ पे क्या था? सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी फॉर एग्जाम्पल। अभी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन्स आ गई तो अभी क्या हो गया? अभी जो टेक्नोलॉजी थी वो हर जगह हर सेक्टर में अब फैल रही है। राइजिंग इनकम, आगे क्या लिखा है? हाइड हो रहा है, थोड़ा पढ़ दीजिए। राइजिंग इनकम। मैम ड्राइव टू मैच्योरिटी तो हाँ हाँ, ड्राइव टू मेच्योरिटी। हाँ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्प्रेड्स अक्रॉस सेक्टर्स, हम्म। राइजिंग इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, अभी क्या है? अपना इनकम भी बढ़ रहा है, अभी लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब ये हर एक स्टेज में क्या है, एक एक डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। जी। हाँ। लास्ट स्टेज है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इसमें क्या हो रहा है? Emphasis on comfort, consumption, and services, हम्म। higher standards of living, and leisure culture. हाँ, अभी मतलब सारा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहा है। मतलब ये जो बहुत ही अर्बनाइज सोसाइटी होती है, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि अभी नाउ वी आर लिविंग कंफर्टेबली। बहुत ज्यादा उस सोसाइटी में कंजम्पशन है, सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। ये मैम लीजर कल्चर। लेजर कल्चर मतलब बहुत ज्यादा जैसे जो अमीर कल्चर रहता है, काफी लेजर कल्चर है। अच्छा Recreational अच्छा। हाँ, activities. रिच कल्चर है, कंफर्टेबल कल्चर है काफी, यू हैव एवरीथिंग। जी. हाँ। तो More emphasis on recreational activities. हाँ, तो ये 5 स्टेजेस हैं हमारे पास। रोस्टो की ये थ्योरी थोड़ा याद रखना। मॉडर्नाइजेशन का अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको डिफाइन करना है, तो ये बहुत अच्छी थ्योरी है। एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन को किस तरीके से लिंक करके आप इसमें शो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, आप पूछोगे कि एजुकेशन यहाँ पे कहाँ पे आया? देखिए, ये सब जो हो रहा है, ये जो हमारे स्टेजेस एक्सपैंड कर रहे हैं, इसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। इसके जब हम बात करें साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज के लिए, वो भी ह्यूमन के थ्रू आएगी, ह्यूमन कैपिटल है। तो ये कैसे हो रहा है? अगर जो ट्रांजिशन हो रहा है आपका ट्रेडिशनल से मॉडर्न इकोनॉमी में, इट इज थ्रू एजुकेशन ओनली। सो दिस इज वाई इन दिस थ्योरी एजुकेशन प्लेज अ मेजर रोल आपका ट्रांजिशन में। बिकॉज जब आप एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी बन रहे हैं, या जब हमने सेकंड स्टेज में पढ़ा था कि सेकंड स्टेज में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ इज इट पॉसिबल अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है। सो दिस इज वाई दिस इज इट हैज अ मेजर रोल ऑफ एजुकेशन। तो कहीं पे भी अगर आपको मॉडर्नाइजेशन का खुद से कहीं डिफाइन करने को आ जाए, तो रोस्टो के 5 स्टेजेस बता दीजिएगा। ट्रेडिशनल सोसाइटी है, बिल्कुल एग्रेरियन इकोनॉमी है जहाँ सबसिस्टेंस फार्मिंग चल रही है। प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, अभी टेक ऑफ करेगी सोसाइटी इन द सेंस इंट्रोडक्शन हो रहा है मॉडर्न साइंस एंड टेक का।
अभी टेक ऑफ कर गई है तीसरी में, यानी कि आपका अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गया है। अभी तक भी तीसरी स्टेज तक भी वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर वैसे देखा जाए तो। फोर्थ स्टेज ऐसी आती है ड्राइव टू मेच्योरिटी, जहां पे आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है। यहाँ पे आपके डिफरेंट सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी जा रही है, इनकम बढ़ रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और जो लास्ट स्टेज आती है, दिस इज वेरी हाई क्लास स्टेज, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जहाँ पे लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, कंफर्ट पे फोकस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग सर्विसेज, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेजर कल्चर है। ठीक है जी। और ये सब क्यों हो पा रहा है? रोस्टो के मॉडल में क्या बताया गया है कि जो भी हमें स्किल्ड वर्कफोर्स मिल रही है या टेक्निकल या साइंटिफिक नॉलेज मिल रही है, ये किसकी वजह से है? दिस ट्रांजिशन इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इंटरेस्टिंग है ये वाली, समझ में आ गई? जी मैम। जी हाँ। मैम। हाँ, तो आगे क्या है, टेलकट पार्सन्स की वही कि किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व करती है सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, है ना। मॉडर्नाइजेशन की बात करें, मॉडर्नाइजेशन हमारा टॉपिक है, किस तरीके से सोसाइटी शिफ्ट हो रही है। पहले क्या कैसे होती थी सोसाइटी? पर्टिकुलरिज्म पे होती थी, अभी यूनिवर्सलिज्म में। इसका कुछ एग्जांपल सोच पा रहे हैं पर्टिकुलरिज्म यूनिवर्सलिज्म का? जी मैम, हम्म। जैसे कि हम मिडिवल सोसाइटी या एंशिएंट सोसाइटी में देखें, हम्म। लेटर पीरियड में कास्ट वाज द आइडेंटिटी हाँ। for communication among our society. हम्म। But in case of modern society, in urbanized society, we are not belong to anyone or any caste or community. We are belong to whole society. जी। Our interdependency has increased in the urban society or modern society. हाँ, तो ये क्या है, एक मॉडर्न सोसाइटी का एग्जांपल है, किस तरीके से हमारा शिफ्ट हो रहा है। अचीवमेंट रिप्लेसेस एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे कास्ट इज योर एग्जांपल ऑफ एस्क्रिप्शन, जहाँ पे बाय बर्थ जो हमें मिलता है, जैसे कास्ट एग्जांपल हो गया। अभी मॉडर्न सोसाइटीज में क्या है, अचीवमेंट, इट इज रिप्लेसिंग, समवेयर रिप्लेसिंग एस्क्रिप्शन। लास्ट हमारे पास एक थ्योरी है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया थ्योरी, विच इज गिवन बाय डेनियल लर्नर, ऑल्सो अ सोशियोलॉजिस्ट। ये क्या बात बोलते हैं, ये रोल बताते हैं मीडिया और कम्युनिकेशन का, कि अगर मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? मीडिया एंड कम्युनिकेशन की वजह से हो रही है, जिसको हम काफी हद तक एग्री करते हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, तभी हमें मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों का एक्सेस का पता चल पा रहा है ना। तो इसी वजह से क्या है, मीडिया इट स्प्रेड्स योर मॉडर्न लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज। क्या चल रहा है सोसाइटी में, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में दूसरी सोसाइटीज में क्या चल रहा है, हम सीख पाते हैं, हम उसको अडॉप्ट कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्होंने जो मेन फैक्टर माना है, वो किसको माना है? डेनियल लर्नर ने मीडिया एंड कम्युनिकेशन को, कि उसी से आप मॉडर्न लाइफस्टाइल, वैल्यूज, जो भी सोसाइटी में हो रहा है इंटर सोसाइटी, वो आप सीख पा रहे हैं। जी मैम, हाँ। ट्रेंड में रहना है। हम्म। जी। हाँ। अच्छा, यू डू वन थिंग, आप मुझे सिर्फ 3-4 मिनट दीजिए, देर इज वेरी अर्जेंट कॉल, आई बी बैक। जी मैम। जी मैम।
हाँ जी, ऑडिबल है अभी? यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू फॉर वेटिंग। मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ पीपीटी को। विजिबल है? यस मैम। जी मैम। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये लर्नर का हमने कंप्लीट कर लिया था ना। ये क्या बोलते हैं कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन फॉस्टर करते हैं यानी बढ़ावा देते हैं हमारे मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को। तो ये लर्नर का थ्योरी है। पार्सन्स का हमने देख लिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये रोस्टो स्टेज याद रखना, 5 स्टेजेस हैं, इसको थोड़ा लर्न कर लेना। हाँ, उसके बाद दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरीज और स्पेसिफिकली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाता है। ये आइजनस्टैट है, ऑल्सो सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने एक थ्योरी दी है मल्टीपल मॉडर्निटीज थ्योरी। वो सेम ही चीज बोलते हैं कि जब आप मॉडर्निटी की बात करते हो तो मॉडर्निटी या सोशल चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कंप्लीटली ट्रांजिट कर जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया जापान और इंडिया का। हमारे पास एक हाइब्रिड मॉडल है, हमारे पास एक हाइब्रिड फॉर्म है जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस भी हम इंड्योर करके रखते हैं, उनको भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं। वो सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मल्टीपल मॉडर्निटीज थ्योरी का कुछ आ जाए तो आइजनस्टाइड ने थ्योरी दी थी। और ये नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल मॉडर्निटीज, यानी कि किसी सिंगल एंटिटी को हम नहीं मान रहे। हम बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन भी होता है मॉडर्निटी की तरफ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है दैट वी आर ओवरकमिंग अवर कल्चरल ट्रेडिशंस। ये स्पेसिफिकली, ये जो आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये स्पेसिफिकली इन्होंने नाम लिया है जापान और इंडिया के केसेस में। इसको पढ़ दीजिए और क्लैरिटी आ जाएगी। Modernity is Modernity, not. पढ़ंत सर पढ़ंत। modernity is not a single Western template, but a plural, culturally mediated process. हम्म, कि एक सिंगल वेस्टर्न टेम्पलेट नहीं है, बट कल्चरली मीडिएट, किस तरीके से एक मीडिएटेड प्रोसेस है, किस तरीके से एक थ्रू प्रोसेस होके जाता है। Yes, ma'am. Modern bureaucracy, democracy, and markets operate alongside kinship ties, caste, religion, and community norms. वही बात कर रहे थे, हमारा जो अगर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है, ये हमारे साथ साथ ऑपरेट कर रही है किसके, हमारे किनशिप टाइज के, कास्ट रिलीजन, मतलब वी आर गोइंग अलोंग। नेक्स्ट, Structural change is adaptive rather than replacement based. दिस इज द मेन लाइन हियर, कि जो हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो जो सोशल चेंज है वो अडेप्टिव है, वो एक तरीके से अडेप्ट कर रहा है, हम रिप्लेसमेंट बेस्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी है कि जो हमारी सोसाइटी में जो सोशल चेंज हो रहा है दैट इज अडेप्टिव एंड नॉट रिप्लेसमेंट बेस्ड। Yes. Japan, India, and अदर्स, technology, economic growth, and enduring cultural traditions. हाँ, जापान, इंडिया एंड अदर सोसाइटीज इलस्ट्रेट हाइब्रिड फॉर्म्स। मतलब वही जो मैं बता रही थी आपको कि हमारे पास क्या एक हाइब्रिड फॉर्म है जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट साथ के साथ हमारे पास कल्चरल ट्रेडिशंस भी है। ये कुछ 2-3 थ्योरीज जो हैं आपके मॉडर्नाइजेशन को लेके काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक ये याद रखना, रॉस्टो का याद रखना। और रॉस्टो के स्टेज के बाद पार्सन्स का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं, वो तो है ये। डेनियल लर्नर का कॉन्सेप्ट याद रखना, बिकॉज नाउ डेज वी आर वेरी एक्सपोज टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो मॉडर्नाइजेशन इसके थ्रू बहुत ज्यादा शेप हो रही है। कई बार अगर आपको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से आ जाए इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के कि जो आजकल हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन है उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से फॉस्टर, तो आप क्या करेंगे, आपको डेनियल लर्नर को यहाँ पे कोट करना होगा। उसके बाद आइजनस्टैट की मल्टीपल मॉडर्निटीज थ्योरी की इट इज नॉट रिप्लेसमेंट बेस्ड, इट इज अडेप्टिव, स्पेसिफिकली इन सोसाइटीज लाइक जापान एंड इंडिया। ठीक है जी, समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, ये है हमारे पास कंसेप्चुअल नोट्स हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। बट इसमें आपको आपका क्या काम क्या रहेगा, इसमें थोड़ा सा आप रिसेंट डेटा को ऐड कीजिए। मैंने आपको बीच बीच में कुछ डेटा जो है रिसेंट डेटा वो ऐड करके दिया है, बट सिंस यू आर वेरी एक्वेंटेड विद इट तो अपने आंसर को सप्लीमेंट करते रहिए। ठीक है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जी, जी। समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं मैम। हाँ, तो जैसे कि आज हमारा एजुकेशनल सिस्टम खत्म हो रहा है पेपर 1 का, तो जैसे हमने जेंडर के लिए किया था तो वैसे ही मैंने पीवाईक्यूज कुछ सर्च किए हमारे ये एजुकेशनल सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर पेपर 1। दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 ओनली। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये हमें आए हैं। आई ऑलवेज चेक कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो हमारे एग्जाम सेंट्रिक
के साथ मैच करना चाहिए। दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व PYQs ऑल्सो। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम के आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोले थे, आप लोगों ने किए हैं उसको अटेम्प्ट किसी ने? जी मैम, मैंने किए और पीडीएफ मैंने भेजने के लिए ट्राई की वो मेल में, लेकिन वो जा नहीं रहा है। मतलब उसका ज्यादा कुछ हो रहा है वो एमबी वगैरह, और उसको रिड्यूस करना मुझे आता नहीं है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे आप है ना? हाँ हाँ, आप टेलीग्राम में भी मुझे भेज सकते हैं। और मैं पीडीएफ हाँ पीडीएफ नहीं भेजते हुए भी आप मेरे को ना डायरेक्ट, चलो जैसे भी भेजना है, PDF भेज दिया तो PDF मैम, भेज। 10 पेजेस हो जा रहा है ना, तो सिंगल सिंगल भेजने के लिए मतलब ऊपर नीचे हो जा रहा है, वो अच्छा। क्रोनोलॉजिकली नहीं जा रहा है। ठीक है। तो आई ट्राइड इन बोथ मेथड्स बट हुआ नहीं। तो मैं ये पूछने वाली थी कि आपको टेलीग्राम में भेज दूं तो आप थोड़ा चेक कर लेना। हाँ हाँ श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइदर चाहे तो मेरे ईमेल आईडी पे भेज दो, नहीं तो टेलीग्राम पे भेज दो। टेलीग्राम में तो मैं हूँ, भेज जी दीजिए मैम। वैसे भी। है ना, हाँ कंटेंट वाइज मैं आपका थोड़ा देख लूंगी। वो क्या होता है ना, साथ के साथ जो जो टॉपिक कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि लास्ट में एक साथ करेंगे। आप जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिस दिन हमारा एक यूनिट कवर होगा, उसी दिन मैं सारे प्रीवियस, हम्म, स्पेसिफिकली लास्ट 10 साल के, 10 साल के क्वेश्चंस उठा के, उसमें क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हम थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन, और जो मैं पर्पल किसको मार्क करती हूँ पता है? मैं पर्पल उन क्वेश्चंस को मार्क करती हूँ जो मुझे लगता है कि आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। बाकी तो देखो डायरेक्ट जी। क्वेश्चन है ना, सब हमने डील हम्म। किया है। What do you understand by equality of educational opportunity? Discuss in detail. Role of education as an instrument of social change with examples. सब डील किया है ना। एजुकेशन है सोशलाइजेशन, ये भी आप लिख लेंगे। ये सारे NEP 2020, ये कल की स्लाइड में था आपका, है ना। जी मैम, तो इस तरीके, ये थोड़ा सा एक मेरे ये को। पूछा भी था लास्ट ईयर ओपीएससी के हाँ, मेंस ये में। लास्ट ईयर से ही मैंने उठाया ये वाला NEP 2020 वाला। जी। हाँ। तो एक जो यहाँ पे आज की मैंने पर्पल किया है, वो क्या क्वेश्चन है? एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज, जो आज हमने पढ़ा, सोशल कंट्रोल सोशल चेंज। जी। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। ये पढ़ा हमने आज ही है, पर मैंने आपको पर्पल करके इसलिए दिया है कि आप कीजिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली, क्रिटिकली। ठीक है, इसको थोड़ा ओके सा मैम। सोचिएगा, इसको थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। ये वाला तो हमने आज ही डील किया है, बट जो मेरा आपको पॉइंट था ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ वन वर्ड ओनली, कि क्रिटिकली आप इसको किस तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन कर पा रहे हैं। पूरे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो आपके पास यानी कि 3 क्वेश्चंस हो गए, 2 जेंडर वाले और एक ये वाला। कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऐसे मैं कोई टाइम लिमिट आपको सेट करके नहीं दे रही हूँ, बट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप ये जो 3 क्वेश्चंस है, लगभग 400-500 वर्ड्स में मुझे लिख के दे दीजिए। क्योंकि 400-500 वर्ड्स क्यों बोल रही हूँ, आज थोड़ा ज्यादा लिखोगे तो एग्जाम में लिखने में, थोड़ा कंसाइज करने में, वहां पे जाके आपको हेल्पफुल होगा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिखिए, 400-500। जी मैम। हाँ। तो आपको जैसे ठीक लगता है, आप ये 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अपना टाइम लीजिए। और उसके बाद आइदर मुझे टेलीग्राम में या वाया मेरी ईमेल आईडी आप मुझे उसको सेंड कर दीजिए, तो मैं आपके कंटेंट को एनालाइज कर लूंगी कि क्या उसमें हो सकता था। और ओके मैम। हाँ, तो आफ्टर दिस क्लास मैं अभी आपके साथ ये वाला PPT शेयर कर दूंगी आपके नोट्स के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर यही है, प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। थोड़ा सा देखा कि SDG 4 के साथ लिंक कर रहा है, डरखाइम, पार्सन्स, बॉर्ड्यू, मर्टन, इनके कॉन्सेप्ट्स देखे। एक थोड़ा रिसेंट कुछ डाला, 24-25 का एक यूनेस्को का ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। फिर हमने हमारे प्रॉब्लम्स को स्ट्रेटिफाई करने के, जब आंसर आएगा ना प्रॉब्लम्स के, तो डायरेक्ट ऐसा मत, प्रॉब्लम्स डायरेक्ट लिखना मत शुरू कर देना, उसका कुछ स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन बना लेना, थोड़ा ठीक लगेगा देखने में। जो भी आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो ऐसे करके हमने कुछ मल्टीपल स्ट्रेटाज में इसको डिवाइड करके समझा कि किस तरीके से क्या क्या आजकल के टाइम पे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है हमारी प्राइमरी एजुकेशन से, जिसमें हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रॉब्लम है अभी भी, पेट्रियार्की का प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल गैप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन सिनेरियो में क्या है, इंडियन सिनेरियो में जो हमारा परसेंटेज है वो तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल वी आर डीलिंग विद सम इश्यूज, वो आप मेंशन कर सकते हो। रोल ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेट इंटरवेंशन देखा, एक एक को डील किया है कि कम्युनिटी का क्या रोल है एजुकेशन में, और आपके स्टेट का क्या रोल रहता है। कम्युनिटी का क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट रहता है ना। जो चीज अगर हमारा कल्चरल कैपिटल अगर पेरेंट्स की तरफ से मिस हो रहा है, तो वो आपको कम्युनिटी पूरा करके देती है, फॉर एग्जाम्पल NGOs और अदर सोसाइटीज ऑल्सो। स्टेट का क्या रहता है, हमारा कंपल्सरी स्कूलिंग लॉज है,
नेशनल आइडेंटिटी की एक स्टैंडर्डाइज क्यूरिकुलम रहेगा तो नेशनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और स्किल्ड वर्कफोर्स बनाएगा इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के लिए, है ना। और स्टेट का रहना क्यों भी जरूरी है, पहले तो मैं बोलती हूँ इससे शुरू करना चाहिए। प्राइवेट प्रोविजन अगर करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सक्लूजन, सोसाइटी में एक एक्सक्लूजन फील होगी, एक स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। एक्सक्लूजन या स्ट्रेटिफिकेशन किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो कास्ट बेस्ड होगा, चाहे वो मॉनेटरी बेस्ड होगा, चाहे क्लास बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि रेगुलेशन और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमारे पास एक सेंट्रलाइज बॉडीज बैठी हुई है। सारे पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे ऐड कर देना, जो जो आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। कुछ चैलेंजेस है वो हमने चैलेंजेस देखे थे इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। फिर हमारे पास आया नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज। आई बिलीव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ये वाला और एक मॉडर्नाइजेशन वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। सोशल कंट्रोल कैसे करता है, सोशल कोहेजन के थ्रू करता है, लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शंस के थ्रू करता है, एक जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस है, जो चलती हुई अवधारणा है उसको आगे कंटिन्यू करता है। ग्रैम्सी ने क्या बताया कि किस तरीके से एजुकेशन जो है वो जो चलता हुआ कंसेंट है उसको एक्सेप्ट करते हैं रादर देन क्वेश्चन, उसको अपोज नहीं करते हैं, बट जो डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज चलती आ रही है हम उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैक्स वेबर ने किस तरीके से स्कूल को एक ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर किया कि जहाँ पे हायरार्की है, स्टैंडर्डाइजेशन है, एफिशिएंसी तो होगी, बट इसके हमारे पास लेटेंट फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिसिप्लिन है, कंफर्मिटी है, अथॉरिटी एक्सेप्टेंस है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद सोशल चेंज की बात आती है, वो थी सोशल कंट्रोल की बात, ये है सोशल चेंज की बात। इसमें हमारे पास क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से एजुकेशन डेवलप कर सकता है, कि एजुकेशन की वजह से एक पर्सन जो है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मार्जिनलाइज पर्सन, ही कैन क्वेश्चन ऑपरेशन एंड इनइक्वालिटी थ्रू डायलॉग लर्निंग, है ना। साइमन क्या बात करती है, एजुकेशन कैन डिसमेंटल पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास फैनन क्या बात करते हैं कि जो हमारे पास डीकोलोनाइज, जो कॉलोनाइज नॉलेज है आप उसको डीकोलोनाइज कीजिए एजुकेशन के थ्रू, एंड अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। रोस्टो की हमने जो स्टेजेस पढ़ी, स्टेज थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसमें 5 स्टेजेस हैं जो हर एक सोसाइटी जिस स्टेजेस से डील करती है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ है, देन ड्राइव टू मेच्योरिटी है, देन एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन है। पर ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ही बिलीव्स। अलग एस्पेक्ट टेलकर पार्सन्स का पढ़ा है। लर्नर का एक नया कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन रिलेटेड, कि मास मीडिया जो है वो मॉडर्नाइजेशन को फोस्टर करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। उसके बाद क्या है, हाँ, आइजनस्टैट की थ्योरी है मल्टीपल मॉडर्निटीज थ्योरी। ये स्पेसिफिकली जो हमने एक मॉडर्नाइजेशन के ऊपर डेफिनेशन की थी योगेंद्र सर की, तो उसी के साथ एसोसिएटेड है। आइजनस्टैट क्या बोलते हैं, एग्जांपल लेके बोलते हैं जापान और इंडिया का, कि जो हमारी मॉडर्निटी है, इट इज नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट रिप्लेसमेंट बेस्ड, बट रादर इट्स अ हाइब्रिड और अमलगमेशन फॉर्म। यानी कि एक तरीके से हम अडेप्ट होते हैं, सब रिप्लेसमेंट बेस्ड नहीं है। तो वो जो वेस्टर्न मॉडल है वो यहाँ पे काम नहीं करता है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि एक रिप्लेस होता जा रहा है टाइम टू टाइम, इट इज अडेप्टिंग, इट इज बिकमिंग हाइब्रिड। ये सारा है, एंड सम पीवाईक्यूज जिसमें आई वुड रियली वांट यू टू अटेम्प्ट द थर्ड वन। जी मैम। हाँ, कोई डाउट? मैडम इस टॉपिक में इंडियन थिंकर्स ज्यादा नहीं है एजुकेशन, कौन से वाले में? एजुकेशन के ऊपर? इसमें एजुकेशन के ऊपर इन जनरल ना? जी जी। हाँ, एजुकेशन के ऊपर हमारे पास इंडियन थिंकर्स हैं, मैंने वो रिजर्व किया हमारे पेपर 2 के लिए। यहाँ पे हम एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। जी जी। हाँ, क्योंकि हमारा जो पेपर 2 है ना वो कम्प्लीटली इंडियन सोसाइटी से ही डील करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पे आपको इंडियन पर्सपेक्टिव और अच्छे से बताऊं। यहाँ पे हम जो करेंगे वो हम जनरलाइज, बिकॉज दिस इज इन रिलेशन विद पेपर 1। और इवन ये जो मैंने पीवाईक्यूज भी डाले, दिस इज फ्रॉम पेपर 1 ओनली, नॉट फ्रॉम पेपर 2। यस मैम। हाँ, हाँ। तो पेपर 1 में भी एजुकेशन है ना, पेपर 1 में एजुकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, और इंडियन पर्सपेक्टिव भर भर के आएगा आपका पेपर 2 में। जी। हाँ, ठीक है। आज क्यों क्लास लेट लगा, कोई एग्जाम था आपका कुछ? नहीं मैम, वो प्रीलिम्स का एक कोर्स होता है ना, उसका टाइमिंग 7 बजे शुरू हो जाता है। तो अच्छा। 7 से साढ़े थोड़ा सात में यहाँ ओवरलैप आएंगे होता तो है। बीच में वो छोड़ के आना पड़ता है। बिल्कुल, तो कोई बात इसीलिए नहीं। सर को मैं ही सुबह बोली कि सर मैम को थोड़ा पूछ के 8 बजे कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, मतलब वो हाफ एन आवर का हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हम्म हम्म
हाँ कोई बात नहीं, कोई इसीलिए। प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा ना क्या रहता है, आप बीच में थोड़ा ब्रेक भी लीजिए, फ्रेश भी हुई क्योंकि ये भी हमारा क्लास रहता है ना, मैं चाहती हूँ कि कम्प्लीटली हम लोग, और हमारा क्लास क्या थोड़ा डिफरेंट रहता है, आई बिलीव इन डायलॉगिक इंटरेक्शन, है ना। तो उसमें मुझे आप जी मैम। अभी बताया ना, एक तो एक रीजन है डायलॉग, और दूसरा रीजन है मेरा स्क्रीन छूट जाता है साइड से, इसलिए मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए होता है। जी मैम। हाँ, ऐसे में समझ आ रहा है, पीपीटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन जनरल मैं आपका रिव्यू लेना चाहती हूँ, एवरीथिंग इज गुड, एनीथिंग एल्स? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ठीक है। ये आपका मेंस का एग्जाम कब है? मैम अभी तो मेन खत्म हुआ 10 फरवरी को। हाँ मेंस मतलब अब एक्सपेक्टेड नेक्स्ट कब रहता है? प्रीलिम्स के 3 महीने के बाद। अभी प्रीलिम्स का डेट रिलीज हुआ है 7 जून को। अच्छा, लगभग 3 महीने का टाइम रहता है ना तीन फिर? महीने के बाद, हाँ, अगस्त लास्ट वीक नहीं तो सितंबर, वो तो डेट निकलने से ही पता चलेगा। हाँ मतलब मेरे को यही जानना था कि जनरलाइज्ड आपके पास कितना टाइम रहता है मेंस के लिए, तो वही वो 3 महीने। 3 महीने, हाँ मैम, 3 से 3.5 महीने। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं अच्छा है, अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, स्पेशली होता है आंसर राइटिंग की। और एक चीज जी तो जी। हमने देख ही ली, किस हिसाब से इस बार डायनेमिक आया, दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहो, एक चीज के लिए निर्भर नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि डायनेमिक आया तो अभी डायनेमिक ही आएगा, वी नेवर नो। देखे थे आपके क्वेश्चन पेपर्स मैंने, सर ने अपलोड जो किए थे। जी मैम, वो तो हाँ पूरा ही 360 डिग्री का चेंज हो गया। हाँ, इसीलिए इसीलिए ना दोनों अप्रोच से पढ़ो। यहाँ पे हाँ। जो हम पढ़ रहे हैं, कंटेंट का कंटेंट समझ लो, उसमें करंट अफेयर जो भी, मतलब जहाँ पे, हर जगह नहीं, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि होना चाहिए वहां पे ऐड ऑन कीजिए, कंसेप्ट समझिए, और साथ के साथ उसको डायनेमिक, क्योंकि जैसे हमने देखा क्वेश्चंस जो है आपके डायरेक्टली नहीं आए हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बात वही होती है, बात सेम ही पूछ रहे हैं, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जी मैम। हाँ हाँ। है ना। इसीलिए हमें कोटेशन पे भी ध्यान रखना है, हमें हमारे कंटेंट पे भी ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स पे, यही होता है 360 डिग्री, चलो है ना। जी मैम। ठीक है, रैप अप कर दें, कोई डाउट, कोई सजेशन? नहीं मैम, ठीक है नॉट फ्रॉम माय साइड। ठीक है। साहू सर, मानस सर, मिश्रा सर? नो मैम। ठीक, ठीक है जी। ठीक है मैम फिर नेक्स्ट ठीक। क्लास, हाँ जी। नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास है आपका मेरे को थोड़ा डेट भूल गया, बट शायद 21 के अराउंड है, 21। ओके ओके मैम। देख लेना, आपके पास होगा ना शेड्यूल आपके पास भी? जी 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 मैम। हाँ वो थोड़ा कंफर्म कर लेना। जी मैम। ठीक है थैंक जी। यू। ठीक है जी, गुड नाइट, थैंक यू। गुड गुड नाइट नाइट मैम, मैडम, बाय। गुड Thank नाइट। you. गुड नाइट। थैंक यू मैडम। Thank